नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। 22 के महासमर में आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर 2022 की जंग को जीतने के लिए बीजेपी के 3 दिनों के महामंथन में क्या खास रणनीति बन रही है। चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी संगठन और सरकार के साथ मिलकर जीत का कौन सा फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं आशीष पांडे। महासमर के सफर में हम यह भी जानेंगे कि विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटके पर झटके क्यों लग रहे हैं। पहले जतिन प्रसाद ने कांग्रेस छोड़ दी थी, अब ललितेश प्रति त्रिपाठी ने कांग्रेस को बाय बाय कह दिया है। शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले स्पीच आपको बड़ी खबर बता देते हैं। तो लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। थोड़ी देर में बीजेपी मुख्यालय में अहम बैठक होगी धर्मेंद्र प्रधान के साथ। पार्टी पदाधिकारियों की बैठक होगी। बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहेंगे। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। थोड़ी देर में पार्टी कार्यालय में बड़ी बैठक बीजेपी की। बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहेंगे। थोड़ी देर में बीजेपी मुख्यालय में यह बैठक होने वाली है धर्मेंद्र प्रधान के साथ पार्टी पदाधिकारियों की बैठक। अविनाश हमारे साथ जुड़े हैं सहयोगी। अविनाश, जिस तरीके से बैठकों का दौर जारी है और पार्टी पदाधिकारियों के साथ धर्मेंद्र प्रधान की यह अहम बैठक, तो ऐसे में क्या कुछ रणनीति बनने वाली है? देखिए राहुल, कल से बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। हालांकि आज दिन में धर्मेंद्र प्रधान गोरखपुर में थे, लेकिन वो अब से थोड़ी ही देर पहले एक बार फिर से लखनऊ पहुंचे हैं और यहाँ पर थोड़ी देर में एक बैठक शुरू होगी। उस बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, धर्मेंद्र प्रधान के अलावा जो पार्टी और संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उस बैठक में शामिल होंगे। हालांकि आज दिन में अनुराग ठाकुर ने यहाँ पर मीडिया सेल के लोगों के साथ बैठक की। इसके अलावा जो दोनों डिप्टी सीएम थे वो भी उस बैठक में मौजूद थे। देखिए, दरअसल ये जो पूरी कह सकते हैं एक्सरसाइज चल रही है, अगले चुनाव को लेकर चल रही है कि अगले चुनाव में किस तरीके से भाजपा की रणनीति रहेगी। जो आगामी कार्यक्रम है, चाहे हम नरेंद्र मोदी के कार्यक्रमों की बात करें, अमित शाह के कार्यक्रमों की बात करें, तो उनकी रूपरेखा क्या होगी, किन किन क्षेत्रों में इन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और जो सरकार की योजनाएं हैं उन योजनाओं के जरिए एक चुनावी लाभ कैसे लिया जाए। तो इन तमाम चीजों को लेकर बैठक में चर्चा होगी। और चूंकि धर्मेंद्र प्रधान को चुनाव की जिम्मेदारी दी गई है, प्रभारी बनाया गया है, तो माना जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए जा सकते हैं। धन्यवाद अविनाश इस जानकारी के लिए। तो धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से कुछ दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं, क्योंकि बीजेपी 2022 को लेकर लगातार रणनीति बनाने में जुटी हुई है। तो उत्तर प्रदेश में इन दिनों रोज नए सियासी समीकरण बन और बिगड़ रहे हैं। मिशन 2022 को लेकर बीजेपी एक्शन में है, जीत को लेकर रणनीति बनाने में जुटी है। इसी सिलसिले में यूपी बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने कल लखनऊ में बीजेपी के सह प्रभारियों के साथ बैठक की। तो वहीं आज चुनाव सह प्रभारी अनुराग ठाकुर ने पार्टी के पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक की। इसके अलावा सोशल मीडिया, आईटी सेल और प्रवक्ताओं के साथ अलग से बैठक कर चुनाव संबंधित तैयारी की समीक्षा की। बीजेपी मीडिया टीम को आक्रामक तरीके से विपक्ष पर पलटवार करने के निर्देश दिए गए। उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार का कोई चुनौती या कोई चैलेंज आज सामने नहीं है। विपक्ष जनता के बीच में अपनी ख्याति, अपनी प्रतिष्ठा को, अपनी क्रेडिबिलिटी को पूरी तरह से खो चुका है। यहाँ पर आम जन के बीच में स्पष्ट है कि देश में मोदी जी और उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में ही फिर से सरकार बने। यूपी भाजपा में कल से मंथन का दौर जारी है। दरअसल कल यूपी के जो चुनाव प्रभारी हैं बीजेपी के, उनकी बैठक बुलाई गई थी और उस बैठक में ना सिर्फ चुनाव प्रभारी बल्कि खुद मुख्यमंत्री मौजूद थे, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद थे और साथ में सरकार के सभी मंत्री उस बैठक में मौजूद थे। चूँकि भाजपा का यह कहना है कि चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति के बाद ये पहली बैठक थी, तो वैसे में सभी मंत्रियों का और जो संगठन के पदाधिकारी हैं उनका परिचय कराया गया चुनाव प्रभारियों से। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान जो कि चुनाव के प्रमुख प्रभारी हैं, आज वो गोरखपुर गए हुए हैं। लेकिन अगर हम यहाँ की बात करें भाजपा मुख्यालय की, तो जो दूसरे सह प्रभारी हैं, जिसमें अनुराग ठाकुर की बात करें और जो दूसरे सह प्रभारी हैं, वो सुबह से ही यहाँ पर बैठक कर रहे हैं। आज अलग अलग प्रकोष्ठों की बैठक हुई है, अलग अलग विभागों की बैठक हुई है, जिसमें अगर हम प्रमुख रूप से बात करें तो जो बीजेपी मीडिया की पूरी टीम है, चाहे हम प्रवक्ताओं की बात करें, पैनलिस्टों की बात करें, सोशल मीडिया टीम की बात करें या फिर IT सेल की बात करें, इनके साथ अनुराग ठाकुर और दूसरे सह प्रभारियों ने ये बैठक की है।
देखा जाए तो आगामी चुनाव को लेकर ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बैठक में सारी चीज़ें तय की जा रही हैं कि जो सब प्रभारी हैं और जो प्रभारी हैं उनके प्रवास के क्या क्या कार्यक्रम होंगे, कौन कौन से उनको क्षेत्र अलॉट किए जाएंगे। तो वैसे में कह सकते हैं कि जो बीजेपी में बैठक का दौर शुरू हुआ है आगामी चुनाव को लेकर, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बैठक में ही आगामी जो रणनीतियाँ होंगी चुनाव को लेकर, वो सारी रणनीतियाँ इस बैठक में तय की जाएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। तो ट्विटर पर यूपी के जिस नेता ललितेश प्रति त्रिपाठी को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और दूसरे नेता फॉलो करते थे, उसने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया है। ललितेश उस परिवार के सदस्य हैं जिनकी 4 पीढ़ियां कांग्रेस में रही है, लेकिन पार्टी की घटती साख और अपनी सियासी जमीन खिसकते देख ललितेश ने पार्टी को आखिरकार अलविदा कह दिया। आखिरकार वाराणसी के औरंगाबाद हाउस की चौथी पीढ़ी का कांग्रेस से मोहभंग हो ही गया। कांग्रेस नेता ललितेश पति त्रिपाठी ने उस कांग्रेस के हाथ को छोड़ टाटा कह दिया, जिसका दामन थामकर उनकी 3 पीढ़ियां वाराणसी से दिल्ली तक का सफर तय कर चुकी थी। सरकार और संगठन में काफी रसूख रखती थी। दरअसल यूपी में कांग्रेस दूसरी पार्टियों की तरह ही ब्राह्मण कार्ड खेलने की तैयारी में है और ललितेश को उम्मीद थी कि संगठन में उपाध्यक्ष होने के नाते पार्टी में उनका नाम ही आगे आएगा। लेकिन जब इस बार उन्हें कोई तवज्जो नहीं मिली तो ललितेश पति त्रिपाठी ने हाथ का साथ ही छोड़ दिया। ललितेश मणिहान से विधायक रह चुके हैं, लेकिन 2017 में चुनाव हारने के बाद से उनके सितारे गर्दिश में थे। ये फैसला ऐसा नहीं है कि मैंने किसी एक घटना को या किसी एक पल को देख के मैंने छोड़ा है। पिछले 1.5 साल से 2 साल से जो मुझे महसूस हो रहा था कि परंपरागत कांग्रेसी जो थे उनको दरकिनार किया जा रहा है और उनके चलते पार्टी आज जहाँ पे है उनका बहुत बड़ा उसमें योगदान रहा है और आज उनको दरकिनार किया जा रहा है। उस स्थिति में मेरा रहने का कोई औचित्य नहीं बच रहा था। पूर्वांचल में कांग्रेस की धुरी रहे औरंगाबाद हाउस से सबसे पहले कांग्रेस का झंडा थामने वाले कमलापति त्रिपाठी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे और 3 बार राज्यसभा के सदस्य भी। 1980 से 1984 तक वे लोकसभा के सदस्य रहे। 1975 से 1977 के बीच कमलापति रेलवे के केंद्रीय मंत्री भी रहे। कमलापति त्रिपाठी की राजनीति को उनके बेटे लोकपति त्रिपाठी ने संभाला, जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के आखिरी कार्यकाल में स्वास्थ्य मंत्री थे। लोकपति त्रिपाठी के बेटे राजेश्वर पति त्रिपाठी कांग्रेस के सदस्य तो रहे, लेकिन प्रदेश में पार्टी गुम हुई तो राजेश पति की राजनीति भी अंधेरे में गुम हो गई। उनको अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए था। आज गांधी परिवार के साथ कंधे से कंधा मिला करके उनका साथ देना चाहिए और मुख्य रूप से जो उनकी एक विचारधारा है, जो हमारी विचारधारा है कि फांसीवादी ताकतों से को इस उत्तर प्रदेश से बाहर किया जाए, उसमें हमारे साथ उनको आज रहना चाहिए। उनका जाना एक बड़ा ही कष्टकारक है। अब हमें लगता है कि इसका सही जवाब तो वही दे सकते हैं कि वो कौन से कारण थे कि आज उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कहा। राजेश पति के बेटे ललितेश पति त्रिपाठी चौथी पीढ़ी के कांग्रेसी थे, जिन्होंने अब उस कांग्रेस को अलविदा कह दिया जिसका उनका 4 पीढ़ी पुराना साथ था। टीम न्यूज स्टेट। वहीं ललितेश प्रति त्रिपाठी के कांग्रेस छोड़ने पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी ने तंज कसा है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझिए कि जब नाव डूबना होता है तो उसमें लोग सफ़र नहीं करना चाहते हैं। आज वही कमोबेश दूसरी पार्टियों की स्थिति है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस का जनाधार नहीं बचा हुआ है, ना उसका संगठन है, ना उसके पदाधिकारी मजबूती के स्तर पे हैं, बूथ स्तर तक का संगठन नहीं है, नेता नहीं है, नीति नहीं है। सोनिया जी उत्तर प्रदेश आ नहीं पा रही हैं, जहां से वो सांसद हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का संगठन लगातार कमजोर हुआ है और ऐसे समय में डूबते हुए जहाज से एक एक करके सब उनको जहाज को छोड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कांग्रेस मुक्त भारत अभियान की तरफ बहुत तेज गति से आगे बढ़ रही है। ललितेश त्रिपाठी ने कांग्रेस छोड़ दी है। त्रिपाठी परिवार को यूपी में कांग्रेस का पहला परिवार कहा जाता है।
कभी इंदिरा गांधी ने कमलापति त्रिपाठी को पीएम बनाने की तैयारी कर ली थी। प्रियंका के पूर्वांचल दौरे से ठीक पहले कांग्रेस से छोड़ी है। प्रियंका गांधी 2 अक्टूबर से पूर्वांचल का दौरा करने वाली हैं। जितिन प्रसाद के बाद दूसरे ब्राह्मण नेता का जाना बड़ा झटका है। हालांकि ब्राह्मण कार्ड खेलने की कोशिश में कांग्रेस, लेकिन ऐसे में यह बड़ा झटका माना जा रहा है। लखनऊ से हमारे साथ, वाराणसी से हमारे साथ सुशांत जुड़े हैं। सुशांत, जाहिर तौर पर कांग्रेस के लिए बड़ा झटका, और पूर्वांचल जिस तरीके से हर कोई साधने की कोशिश करता है, पूर्वांचल के बड़े राजनीतिक परिवार का हिस्सा जो कि अब कांग्रेस के साथ नहीं, जो सियासी दल है दूसरे बीजेपी और समाजवादी पार्टी की बात करें तो डूबता हुआ जहाज कांग्रेस को करार दे रहे हैं। सवाल इस बात का कि जिस प्रियंका के कंधों पर दारोमदार कांग्रेस को मजबूत करने को लेकर है, उस कंधे को लेकर अगर कहे तो ललितेश पति त्रिपाठी एक अहम कड़ी हो सकते थे जो अब कांग्रेस के साथ नहीं। जी बिल्कुल अहम कड़ी हो सकते थे। अगर पूर्वांचल की बात की जाए तो पूर्वांचल में खासतौर पर औरंगाबाद हाउस एक ऐसी जगह जो कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है, और ऐसे में औरंगाबाद हाउस से कांग्रेस का नाता टूटना ये बहुत बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए, जब उत्तर प्रदेश के चुनाव सामने हैं और जब प्रियंका गांधी खुद पूर्वांचल से अपनी जो उत्तर प्रदेश की तैयारी है उसे शुरू कर रही है। बात की जाए ललितेश पति की तो वो साफ साफ कहते नजर आए कि हमारे कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही थी इसलिए हमने छोड़ी, जबकि हमने उनसे पूछा क्या आपके सम्मान में कोई कमी थी तो इस बात से वो मुकर गए। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी इशारा किया कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में वो चुनाव लड़ेंगे, पर किस दल से लड़ेंगे या निर्दल लड़ेंगे इस पर फैसला होना बाकी है। पर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को लेकर उनका सॉफ्ट कॉर्नर दिखा, और हाल ही में कुछ बातें भी सामने आई थी, समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनसे संपर्क में है, तो माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी का दामन वो थाम सकते हैं। हालांकि इसके बारे में अभी उन्होंने कोई पुष्टि नहीं की है। उनका ये कहना है कि हम अपने परिवार में और अपने जो समर्थक हैं उनके बीच बैठेंगे और विचार विमर्श करेंगे कि हमें निर्दल जाना है या फिर किसी दल के साथ जाना है, उसके बाद हम विचार करेंगे। दूसरी बात यह कि ललितेश पति के साथ साथ बहुत बड़े समर्थकों की जो उनकी टीम थी उन्होंने भी कांग्रेस से अपना रिश्ता तोड़ लिया है। तो जाहिर सी बात है मिर्जापुर और बनारस में जो पूर्वांचल की एक शक्ति हुआ करती थी औरंगाबाद हाउस और उसके सपोर्टरों की, तो वो कमी अब कांग्रेस को जरूर खलने वाली है, क्योंकि एक बड़ा नाम, युवा चेहरा उनके बीच से चला गया है। बिल्कुल सुशांत, बिल्कुल सही कहा आपने कि ललितेश त्रिपाठी ने जो कांग्रेस छोड़ी, कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में इसका बड़ा असर भी कहीं देखने को मिल सकता है। तमाम जानकारी के लिए बेहद शुक्रिया आपका। तो 22 के महासमर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए न्यूज स्टेट। यूपी में सियासी जमीन को मजबूत करने में जुटे असदुद्दीन ओवैसी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि वो जहां चुनाव लड़ने जाते हैं उन्होंने बीजेपी की बी टीम हर कोई पार्टी बताने लगता है। इस आरोप पर ओवैसी ने विपक्ष को ललकारते हुए बहस की चुनौती दे दी है। ओवैसी ने अखिलेश यादव से लेकर बीजेपी तक पर जमकर जुबानी हमला बोला है। देखो देखो कौन आया, अरे देखो देखो कौन आया, ये शेर कनाल। मैं आज भी कहता हूं, आओ तुम एक मंच पर आकर बात कर लो, मुझसे बहस कर लो कि असदुद्दीन ओवैसी के इलेक्शन लड़ने से बीजेपी को फायदा होता है या नुकसान होता है। आपने सुना AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी कैसे विपक्ष को बहस करने की चुनौती दे रहे हैं। ओवैसी साफ साफ कह रहे हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि ओवैसी के चुनाव लड़ने से बीजेपी को फायदा होता है, वो सामने आकर बहस कर लें, मेरे सामने 5 मिनट भी नहीं टिक पाएंगे। मैं आज भी कहता हूं, आओ तुम एक मंच पर आकर बात कर लो, मुझसे बहस कर लो कि असदुद्दीन ओवैसी के इलेक्शन लड़ने से बीजेपी को फायदा होता है या नुकसान होता है। कोई सामने नहीं आ सकता, कोई बैठ नहीं सकता 5 मिनट मेरे सामने। संभल में जनता को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि हम पर वोट काटने का आरोप लगाते हैं, लेकिन जब अखिलेश के परिवार के 3 लोग चुनाव हार गए तो जवाब तक नहीं देते हैं और फिर इल्जाम लगाते हैं कि वोट काटने आए हैं। अरे कभी ये तो बोलो कि अखिलेश यादव के परिवार को हिंदू वोट नहीं मिला इसलिए वो हार गए। नहीं बोलेंगे। मुस्लिम वोट, ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में खाली मुस्लिम वोट है, ब्राह्मण वोट नहीं है, ठाकुर वोट नहीं है, बनिया वोट नहीं है, दलित वोट नहीं है, कुर्मी वोट नहीं
नहीं है, सिर्फ वोट है मुस्लिम वोट। कहाँ जाएगा मुसलमान? अरे कि दूसरे भी तो वोट डालेंगे नहीं डालेंगे, या सबके सब घर में बैठकर मिठाई खाएंगे? ओवैसी ने विपक्ष को ललकारते हुए सवाल किया कि 2019 में यूपी में गठबंधन को केवल 15 सीटें ही क्यों मिली? 2019 में मजलिस ने तो चुनाव भी नहीं लड़ा था। 2017 के असेंबली के इंतखाबात हुए, कांग्रेस और सपा मिलकर लड़े, क्या नतीजा निकला? 300 के करीब बीजेपी के विधायक कामयाब हुए और लोकसभा के चुनाव में मजलिस का कोई उम्मीदवार नहीं था, कोई उम्मीदवार नहीं था लोकसभा के चुनाव में मजलिस का। इसके बावजूद भी आप बीजेपी को नहीं हरा सके। ओवैसी ने बिना नाम लिए राकेश टिकैत पर भी पलटवार किया। कहा जब मुजफ्फरनगर के दंगे हो रहे थे उस वक्त चचा जान कहाँ थे? 2018 में क्या तुमने योगी आदित्यनाथ के पास जाकर भीख नहीं मांगी कि मुजफ्फरनगर के कांड में जिन तुम्हारे बरादरी के लोगों पर मुस्लिम महिलाओं का रेप करने का इल्जाम लगाया गया था, उन पर से केस हटा लो? चचा जान, अरे याद रखो तुम मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकोगे कभी। ओवैसी ने विपक्ष के साथ बीजेपी पर जमकर हमला बोला। कहा अतीक अहमद को पार्टी में लेने पर सवाल पूछे जाते हैं, प्रज्ञा ठाकुर पर बीजेपी वाले कुछ नहीं बोलते। और फिर हमसे पूछते हैं कि आपने अतीक अहमद को क्यों लिया पार्टी में? गैंगस्टर है, बाहुबली है। हमने कहा फिर प्रज्ञा ठाकुर के दूध की धुलेली है। नहीं, आप बाहुबलियों को लेते। बीजेपी के 100 विधायक, 37% के करीब विधायक पर क्रिमिनल केस है। 22 के विधानसभा चुनाव को लेकर असदुद्दीन ओवैसी लगातार यूपी का दौरा कर रहे हैं। अपनी तकरीर के लिए सियासी जमीन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। संभल में ओवैसी ने बीजेपी की बी टीम होने के आरोपों को लेकर विपक्ष पर पलटवार किया। विपक्ष को बहस की चुनौती भी दी। वैसे भी ओवैसी की सियासत का यही अंदाज है और शायद उनके चाहने वाले उनके इसी अंदाज को पसंद भी करते हैं। टीम न्यूज़ स्टेट।